बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अमाइनोग्लाइकोसाइड से एंटीबायोटिक का ओवरव्यू पिछली वीडियो में मैंने दे दिया था। आज उसका फर्स्ट ग्रुप पढ़ेंगे हम अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। आइए स्टार्ट करते हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स कौन से ड्रग हैं? दीज ड्रग्स आर ग्रुप ऑफ ड्रग विच मेनली एक्ट्स अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये कौन से ड्रग हैं जो ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे अफेक्ट करते हैं या उसको किल करते हैं। और दे आल्सो प्रोवाइड इफेक्टिव बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी अगेंस्ट सम एरोबिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये कुछ बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी भी देते हैं कुछ कौन से बैक्टीरियाज पे? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एरोबिक ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरियाज हैं उन पे, कुछ बैक्टीरियाज पे ये ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी दिखाते हैं, बाकी सारे ड्रग्स पे बैक्टीरियाज पे ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी दिखाते हैं। उसमें कौन कौन से आ जाते हैं? ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई पे भी अफेक्ट दिखाता है, मायोबैक्टीरियम पे भी अफेक्ट दिखाता है, एंड सम प्रोटोजोआ, और सम कुछ प्रोटोजोआस पे भी ये अफेक्ट अपना दिखाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को फर्दर इन हिस्सों में तकसीम किया गया है, इन मेंबर्स में तकसीम किया गया है। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ग्रुप है, ये फर्दर उस ग्रुप के मेंबर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जेंटामाइसिन, नंबर 2 टोब्रामाइसिन, नंबर 3 एमिकासिन, नंबर 4 नेटिलमाइसिन, नंबर 5 स्ट्रेप्टोमाइसिन, नंबर 6 नेओमाइसिन, नंबर 7 केनामाइसिन, नंबर 8 स्पेक्टिनोमाइसिन, नंबर 9 प्रोमोमाइसिन, नंबर 10 सिसोमाइसिन। ये सारे क्या हैं? अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के ग्रुप्स के मेंबर हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे करता है? अमाइनोग्लाइकोसाइड्स अंदर बॉडी में जाके असर अपना कैसे दिखाते हैं? अमाइनोग्लाइकोसाइड्स पैसिवली डिफ्यूज थ्रू द पोर्स ऑफ सेल वाल। क्या हो जाते हैं? चुपचाप। पैसिवली मतलब चुपचाप। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स अंदर जाके चुपचाप सेल वाल के जो पोर्स होते हैं सेल वाल के, उनके साथ डिफ्यूज़ हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। दे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट बाय द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑफ इनसाइड द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के सेल के अंदर घुस जाते हैं, बैक्टीरिया के सेल के अंदर घुस जाते हैं। इनसाइड द बैक्टीरिया दे इनहेबिट, बैक्टीरिया के अंदर जाके ये क्या करते हैं? दे इनहेबिट द प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन की सिंथेसिस को स्टॉप कर देते हैं, प्रोटीन का निकलना बंद करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन किसी भी बैक्टीरिया के सेल को ज़िंदा रहने के लिए प्रोटीन की नीड पड़ती है, प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। ये क्या करते हैं? अंदर जाके प्रोटीन की ग्रोथ को, प्रोटीन की सिंथेसिस को स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। बाय बाइंडिंग विथ 30th राइबोसोम, राइबोसोम के साथ अटैच होके, क्योंकि राइबोसोम क्या है? राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है। किसी भी सेल में राइबोसोम प्रोटीन को बना रहा होता है, जनरेट कर रहा होता है। तो ये क्या करते हैं? राइबोसोम के साथ अटैच होके प्रोटीन की सिंथेसिस को स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं, ताकि सेल को प्रोटीन मिले ही ना। अगर सेल को प्रोटीन नहीं मिलेगा तो सेल क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, मर जाएगा। एंड सेकेंड नंबर पे प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है या रोकता है? जो कि इम्पोर्ट होते हैं, इम्पोर्टेंट फॉर द लाइफ ऑफ बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया की लाइफ के लिए या बैक्टीरिया को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होते हैं। उन एंजाइम्स की ग्रोथ को रोक देता है या स्टॉप कर देता है। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स इन दिस वे किल दी बैक्टीरिया। अमाइनोग्लाइकोसाइड इस तरीके से बैक्टीरिया के अंदर जाके बैक्टीरिया को डायरेक्टली किल कर देता है। ये इसकी बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी है, ठीक है। उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक, बॉडी क्या करती है ड्रग के साथ? दे आर नॉट एब्जॉर्ब्ड फ्राम द इंटेस्टाइन। ये एब्जॉर्ब नहीं होते, इंटेस्टाइन के थ्रू नहीं होते, क्योंकि एब्जॉर्ब वो ड्रग्स होते हैं जो हम ओरली लेते हैं। ये जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं ये ओरली नहीं आते, इनकी ओरल फॉर्म आती ही नहीं है, ना ओरल फॉर्म आती है, ना टेबलेट फॉर्म आती है, ना सिरप फॉर्म आती है। ये सिर्फ इंजेक्शन फॉर्म में आती है और क्रीम फॉर्म में आती है। इसीलिए ये क्या करते हैं? इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होते, ये डायरेक्ट दिए जाते हैं आईएम और आईवी रूट से, इंजेक्शन के थ्रू आईएम और आईवी दिए जाते हैं। दे डू नॉट पास ब्लड ब्रेन बैरियर। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी पास नहीं कर सकते। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है? ब्लड और ब्रेन के बीच में एक रास्ता है, बैरियर है, जो कि फैसला करता है कि ब्लड ब्रेन के अंदर कौन कौन सी चीज़ जानी है, कौन कौन सी मेडिसिन नहीं जानी, ठीक है ना। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी ड्रग पास नहीं कर सकता। इसीलिए अगर किसी पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो जाए
मेनिंजाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजिस। मेनिंजिस दो ब्रेन के लेयर हैं, उनकी इन्फ्लामेशन को मेनिंजाइटिस बोल देते हैं। अगर किसी पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो जाए तो ये क्या करते हैं, हम ड्रग इसको डायरेक्ट इंट्राएथिकल रूट से देते हैं। मतलब कि इंट्राएथिकल रूट कौन सा है? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू डायरेक्ट देते हैं, क्योंकि IM और IV देंगे तो ये क्या होगा, ब्लड ब्रेन बैरियर पास नहीं करेगा। ब्लड बैरियर पास नहीं करेगा तो ये ब्लड ब्रेन में नहीं पहुंच सकेगा। इसीलिए ब्रेन में पहुंचने के लिए हम इसको इंट्राएथिकल रूट मतलब कि डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू एडमिनिस्टर करेंगे तो वो जाके मेनिंजाइटिस के बैक्टीरिया पे अफेक्ट दिखाएगा अपना। उसके बाद एक्सक्रिएट, ये बाहर कैसे निकलता है बॉडी से? दे एक्सक्रिएटेड अनचेंड फॉर्म फ्राम दी किडनीज बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किडनीज की एक फिल्ट्रेशन का टाइप है, ये उसके थ्रू अनचेंज्ड फॉर्म में किडनी से बाहर निकल जाते हैं ये ड्रग अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। उसके बाद थेरापेटिक यूजेस कौन कौन से हैं? सारे ड्रग के हम थेरापेटिक यूजेस देखेंगे एक एक करके। जेंटामाइसिन इन द कॉम्बिनेशन विद पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी के साथ कॉम्बिनेशन में इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस की ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। एंडोकार्डाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ एंडोकार्डियम, मोस्ट इनर लेयर ऑफ द हार्ट है। हार्ट की डिजीज़ है एक ये, उसमें ये पेनिसिलिन जी के साथ यूज़ होता है। काज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस वायराइटिस एंड एंटेरोकोका है। ये एंडोकार्डाइटिस किस बैक्टीरिया की वजह से होती है? स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से और एंटेरोकोकाई की वजह से। जेंटामाइसिन कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर इन्फेक्शंस काज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बेसिला सच एज फिसिडोमोना, सेरिटिया, एंटेरोबैक्टर, क्लेप्सिला, प्रोटियस एंड एक्निटोबैक्टर। ये फर्दर कुछ बैक्टीरियाज पे भी असरअंदाज करती है जो कि सीवियर इन्फेक्शन करवाते हैं। उनमें कौन कौन से बैक्टीरियाज हैं? फिसिडोमोनास है, सेरिटिया है, एंटेरोबैक्टर है, क्लेप्सिला है, प्रोटियस है एंड एक्निकोबैक्टर है। इन बैक्टीरियाज की वजह से अगर कोई सीवियर इन्फेक्शन हो जाए उसके लिए भी जेंटामाइसिन यूज़ होती है। उसके बाद क्रीम फॉर्म में जेंटामाइसिन 0.1% क्रीम कैन बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड बर्न्स। जब कोई बर्न इन्फेक्टेड हो जाए, किसी बर्न के ज़ख्म में इन्फेक्शन लग जाए, बैक्टीरिया लग जाए, तो उसके लिए हम 0.1% जेंटामाइसिन क्रीम यूज़ करते हैं। और स्किन लीजन में भी कोई इन्फेक्शन लग जाए तो उसमें भी जेंटामाइसिन क्रीम यूज़ होती है। और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस काज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया 5 to 10 mg ड्रग समटाइम इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन इन द एडल्ट। ये ड्रग कभी कभी डायरेक्ट ब्रेन के वेंट्रिकल्स में भी इंजेक्ट किया जाता है। अगर किसी पेशेंट की मेनिंजाइटिस सीवियर हो गई है, इंट्राएथिकल रूट से भी अगर सही नहीं हो रहा, तो कभी कभी डायरेक्टली वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन के थ्रू इन अडल्ट्स में, सिर्फ अडल्ट्स में, बड़ों में ये ड्रग इंटर किया जाता है वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन में। उसके बाद टोब्रामाइसिन का सेम यूज़ है, तकरीबन जेंटामाइसिन जैसा ही यूज़ है इसका, एक्सेप्ट दैट इट इज़ स्लाइटली मोर एक्टिव अगेंस्ट फिसिडोमोनास। ये कुछ बैक्टीरिया पे ज़्यादा अफेक्ट दिखाते हैं बनस्बत जेंटामाइसिन के। कौन कौन से? फिसिडोमोनास पे, एंटेरोकोकस पे, इन पे ज़्यादातर ये अफेक्ट दिखाता है। और कुछ बैक्टीरियाज जो कि जेंटा पे रेजिस्टेंट हो जाएं तो उन पे भी टोब्रामाइसिन यूज़ होती है। उसके बाद एमिकासिन जो मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाला ड्रग है हमारे यहाँ, जेंटामाइसिन और एमिकासिन। मैनी स्ट्रेन्स ऑफ ग्राम नेगेटिव बेसिलाई विच आर रेजिस्टेंट टू जेंटामाइसिन। जो भी बैक्टीरिया जेंटामाइसिन पे रेजिस्टेंट हो जाए उसको रिप्लेस करती है एमिकासिन। मतलब कि जेंटामाइसिन रेजिस्टेंट इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए यूज़ होती है एमिकासिन। मतलब कि जेंटामाइसिन रेजिस्टेंट इन्फेक्शन को किल करने के लिए यूज़ होता है एमिकासिन। अदर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आर सेंसिटिव टू एमिकासिन। बाकी भी जो ड्रग जेंटामाइसिन और अदर एमिकासिन जो ड्रग जेंटामाइसिन और अदर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के ग्रुप पे रेजिस्टेंट कर जाए तो वो भी एमिकासिन से ट्रीट होता है या सेंसिटिव होता है एमिकासिन पे वो। हैंस इट कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन काज्ड बाय जेंटामाइसिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन। जो मैंने ऊपर बता दिया कि जेंटामाइसिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन की वजह से जो इन्फेक्शन हो जाए उसमें भी यूज़ होती है एमिकासिन। फिसिडोमोनास, सेरिटिया, इन ये सारे जो बैक्टीरियाज हैं, नाम मैंने ले लिए, बार बार रिपीट नहीं कर रहा। ये सारे बैक्टीरियाज क्या हैं, ये जब रेजिस्टेंट हो जाएं तो एमिकासिन इन सबको किल कर देती है अगर ये जेंटा पे रेजिस्टेंट हो जाएं तो। उसके बाद नेटिलमाइसिन का भी जेंटामाइसिन जैसा ही सिमिलर
इफेक्ट है। इट मे बी यूज़फुल इन द सर्टेन जेंटामाइसिन रेजिस्टेंट इन्फेक्शन, जेंटामाइसिन रेजिस्टेंट कर जाए तो उसमें भी ये यूज़फुल है। उसके बाद आ जाते हैं स्पेक्टिनोमाइसिन। स्पेक्टिनोमाइसिन कौन से मेनली यूज है सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट, सेकेंड लाइन ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। हाँ, ये एम चीज़ है कि ये ट्यूबरक्लोसिस में सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट या सेकेंड लाइन ड्रग के तौर पे यूज़ होती है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कौन सी है? ट्यूबरक्लोसिस। ये टीबी का कोर्स चलता है 6 महीने का, 7 महीने का, 9 महीने का, 4 महीने का, वो उसकी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में ये उसकी यूज़ होती है स्टेप्टिनोमाइसिन। इट कैन बी यूज इन द प्लेग। प्लेग क्या है? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि फीवर और फ्लू के सिम्टम, फ्लू की तरह ही सिम्टम करवाती है, लेकिन ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इसमें ज़्यादा अफेक्टिव है ये ड्रग। ट्यूलेरीमिया में भी ज़्यादा अफेक्टिव है। ट्यूलेरीमिया क्या है? ये एक फीवर है, इसको रैबिट फीवर भी बोलते हैं, रैबिट फीवर। ये ज़्यादातर वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर हैं, उनकी वजह से होता है। नंबर 3 पे ब्यूरुसिलोसिस। ब्यूरुसिलोसिस भी एनिमल्स की वजह से होता है, लेकिन ये डोमेस्टिक एनिमल्स की वजह से होता है। ट्यूलेरीमिया जो है वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों की वजह से होता है, और ब्यूरुसिलोसिस जो है वो डोमेस्टिक एनिमल, जो हमारे घर में काउज़ हैं, बफेलोज़ हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, गोट्स, चीप्स वगैरह जो हैं, उनकी वजह से ये फीवर होता है। इसमें भी इनके सिम्टम तकरीबन ट्यूलेरीमिया और ब्यूरुसिलोसिस के सेम होते हैं। इन अ डोज ऑफ 1 ग्राम डेली, 1 ग्राम डेली अडल्ट का डोज है, 5 mg पर kg डेली इन चिल्ड्रेन, बच्चों का डोज है, अलॉन्ग विथ टेट्रासाइक्लिन। ये टेट्रासाइक्लिन के लिए यूज़ होती है इन 3 डिजीज़ में, प्लेग, ट्यूलेरीमिया एंड ब्यूरुसिलोसिस। इन तीनों डिजीज़ में, इन तीनों इन्फेक्शंस में ये टेट्रासाइक्लिन के साथ यूज़ होती है। अलॉन्ग विथ पेनिसिलिन, इट कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंडोकार्डाइटिस। ये पेनिसिलिन के साथ भी यूज़ होती है, किस चीज़ की ट्रीटमेंट में? एंडोकार्डाइटिस की ट्रीटमेंट के लिए पेनिसिलिन के साथ भी यूज़ होती है ये। एंडोकार्डाइटिस कौन कौन से बैक्टीरिया करवाते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस एंड एंटेरोकोकाई। उसके बाद नियोमाइसिन एंड केनामाइसिन। ड्यू टू देयर इफेक्ट ऑन एयर्स एंड किडनी दे आर नॉट यूज्ड फॉर सिस्टमिक इन्फेक्शन। ड्यू टू देयर इफेक्ट ऑन एयर्स एंड किडनी, कानों पे और किडनीज़ पे इफ़ेक्ट की वजह से, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये हमारे जो सुनने की हैबिट्स हैं, या जो हमारे नेचुरली सुनने की सलाहियत है, जो हमारे नेचुरली सुनने की सलाहियत है उसको कम कर देती है, उस पर अफेक्ट करती है, कानों पे अफेक्ट करती है और किडनीज़ पे अफेक्ट करती है ज़्यादातर। इसीलिए ये दे आर नॉट यूज्ड फॉर सिस्टमिक इन्फेक्शन। इसीलिए ये सिस्टमिक इन्फेक्शन के लिए, हमारी इंटरनल जो इन्फेक्शन हैं बॉडी में, उसके लिए यूज़ नहीं होती। नियोमाइसिन अलॉन्ग विथ पोलीमाइसिन एंड बेसिट्रासिन कैन बी यूज्ड एज ऑइंटमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सुप्राफेशियल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन। ये पोलीमाइसिन और बेसिट्रासिन के साथ जो हमारी स्किन के ऊपर सुपराफिशियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, स्किन पे जो ऊपर इन्फेक्शन, हमारे इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से हो जाते हैं, उसमें नियोमाइसिन ज़्यादा यूज़ होता है। 2.3 to 5 mg per ml solution of neomycin can be used for the washing of infected wounds and joints। अगर कोई इन्फेक्टेड वाउंड हो जाए, ज़ख़म हो जाए, उसको वॉश करने के लिए इसका 2.3 to 5 mg पर ml के हिसाब से यूज़ होती है ज़ख़म को वॉश करने के लिए। अब ये इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में दी नहीं जाती, ठीक है, ज़ख़म वगैरह को वॉश करने के लिए यूज़ होती है सुपरफिशली बाहर से। इन हेपाटिक कोमा पेशेंट, हेपाटिक के पेशेंटों के लिए रिड्यूस प्रोटीन इंटेक, उनके लिए प्रोटीन की इंटेक कम करनी पड़ती है या कम लेनी पड़ती है उनको। द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, क्योंकि अगर वो प्रोटीन की इंटेक लेंगे तो अमोनिया बनेगा, ये एक अलग टॉपिक है, इसको फिलहाल यहाँ पे नहीं छेड़ते। विच कैन हैव टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द ब्रेन। अगर अमोनिया बॉडी में ज़्यादा हो गया हेपाटिक पेशेंटों को, सिरोसिस के पेशेंटों को, तो वो हेपाटिक कोमा में चले जाते हैं, ब्रेन के अफेक्ट की वजह से गुनूदगी हो जाती है, बेहोशी हो जाती है। नियोमाइसिन क्या करता है? नियोमाइसिन इसमें भी यूज़ होती है। नियोमाइसिन और केनामाइसिन इन अ डोज ऑफ 1 ग्राम 3 to 4 times daily orally may kill the ammonia producing अमोनिया प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो नियोमाइसिन और केनामाइसिन डोज 1 ग्राम दिन में 3 से 4 मरतबा दिया जाता है
किसके लिए? ताकि वो जो अमोनिया को प्रोड्यूस कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में, उनको किल करने के लिए। अमोनिया की फॉर्मेशन कम होगी तो पेशेंट हेपाटिक कोमा में नहीं जाएगा। उसके बाद आ जाता है प्रोमोमाइसिन। प्रोमोमाइसिन क्या है? इन अ डोज ऑफ 1 ग्राम डेली फॉर 2 वीक्स कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल एमोबियाज। इंटेस्टाइनल एमोबियाज की ट्रीटमेंट के लिए ये प्रोमोमाइसिन यूज़ होती है। 1 ग्राम 4 दफ़ा, 1 ग्राम दिन में 4 दफ़ा लेने से 2 हफ्तों के लिए इंटेस्टाइनल एमोबियाज क्या हो जाते हैं? किल हो जाते हैं। उसके बाद स्पेक्टिनोमाइसिन। इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गिनोरिया। गिनोरिया एक डिजीज़ है जो ख़ास तौर पे फीमेल्स में होती है। वाइट वाटरी डिस्चार्ज होता रहता है। इन केसेस एलर्जिक टू पेंसिलिन, जो कि पेंसिलिन से पेशेंट रिएक्टेड होते हैं, एलर्जिक होते हैं पेंसिलिन इंजेक्शन लगाने से, जिनको एलर्जी होती है, रिएक्शन होता है, उनमें भी ये स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज़ होती है। और डिजीज़ काज्ड बाय द बीटा लैक्टामेस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, और वो डिजीज़ जो बीटा लैक्टामेस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज़ हो, उसमें भी स्पेक्टिनोमाइसिन यूज़ होती है। सिंगल डोज ऑफ 2 ग्राम, 2 ग्राम का डोज 40 mg पर kg के हिसाब से बाय IM एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन इज इफेक्टिव। इन सब ऊपर वाली डिजीज जो मैंने आपको बताई, स्पेक्टिनोमाइसिन में गिनोरिया वगैरह आ गई, उसमें सिंगल डोज चलता है 2 ग्राम का IM एडमिनिस्ट्रेशन। ये अफेक्टिव होता है ज़्यादा 2 ग्राम का, 40 mg पर kg के हिसाब से भी देते हैं ये डोज। इट इज़ नॉट अफेक्टिव ऑन फेरेंजियल गिनोरिया। ये फेरेंजियल गिनोरिया पे ज़्यादा अफेक्टिव नहीं होता, ज़रूर जो गिनोरिया होती है उस पर अफेक्ट होता है। गिनोरिया अलग डिजीज़ है, उस पर कोई अलग वीडियो बनाएंगे। उसके बाद इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स। एडवर्स मतलब साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं? ऑटोटॉक्सिसिटी, अमाइनोग्लाइकोसाइड कैन कॉज डैमेज टू द 8th क्रेनियल नर्व। ये क्या कर सकती है? 8th क्रेनियल नर्व को ये ड्रग डैमेज कर सकते हैं। विच में कॉज डीफनेस, क्या करवा सकते हैं? जो पीछे हमने पढ़ा कि ये जो हमारी नेचुरली सुनने की जो नेचुरली हैबिट्स हैं उनको कम कर सकती है। जो नेचुरल सुनने की सलाहियत है उसको कम कर सकती है। वर्टाइगो, चक्कर दिलवा सकती है। एटेक्सिया एंड लॉस ऑफ बैलेंस। एटेक्सिया मतलब लॉस ऑफ बैलेंस, इंसान अपना बैलेंस खो देता है, सीधा खड़ा रहना इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है, उसको बोलते हैं एटेक्सिया, लॉस ऑफ बैलेंस। ये भी करवा सकती है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी में क्या करवा सकती है? अमाइनोग्लाइकोसाइड कैन आल्सो काज डैमेज टू द किडनी। अमाइनोग्लाइकोसाइड किडनी को डैमेज कर सकते हैं क्योंकि ये एलिमिनेट होते हैं किडनी से। उसके बाद पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स को भी पैरालाइज कर सकते हैं। क्यों? इन हाई डोज, कुछ हाई डोजेज में अमाइनोग्लाइकोसाइड्स कैन कॉज पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स बाय ब्लॉकिंग न्यूरोमस्कुलेटर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलेटर जंक्शन एक जंक्शन है जहाँ से इम्पल्सेस आते जाते रहते हैं। ये उनको ब्लॉक करने की वजह से स्केलेटल मसल्स को भी पैरालाइज कर सकती है। अलर्जिक रिएक्शन कौन कौन से करवाती है? ये दीज रेयरली अकर्स विद अमाइनोग्लाइकोसाइड। ये अमाइनोग्लाइकोसाइड में होते ही नहीं है, रेयरली हैं, बिल्कुल 100 में से 1 और 2% होते हैं। उसके बाद वेस्टिबुलर प्रॉब्लम्स। वेस्टिबुलर प्रॉब्लम्स में क्या करवा सकती है? वर्टाइगो, चक्कर दिलवा सकती है। डिजीनेस, नोज़िया, वॉमिटिंग। नोज़िया मतलब दिल का कच्चा होना या मितली आना, वॉमिटिंग उल्टी आना, मितली आना, ये करवा सकती है। लिवर डैमेज करवा सकती है। रेनल डैमेज करवा सकती है। फोटो सेंसिटिविटी, फोटो मतलब लाइट से सेंसिटिविटी, बाहर जो सूरज की रोशनी है उससे सेंसिटिविटी करवा सकती है। बेगनिन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन बढ़वा सकती है। ICD मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर को इंक्रीज़ करवा सकती है ये डोज। अब इसके डोजेज या ड्रग्स क्या? अमाइनोग्लाइकोसाइड कैन बी यूज और फॉलोइंग डोजेज ड्रग डोजेज। स्ट्रेप्टोमाइसिन 15 mg पर kg पर डे, जेंटामाइसिन 3 to 5 mg पर kg पर डे, टोब्रामाइसिन 5 to 6 mg पर kg पर डे, एमिकासिन 15 mg पर kg पर डे, नेटिलमाइसिन 5 to 7 mg पर kg पर डे, स्पेक्टिनोमाइसिन 10 mg पर kg इन अ सिंगल डोज। एक ही डोज में यूज़ होता है स्पेक्टिनोमाइसिन। उसके बाद इंडिकेशंस कौन कौन सी हैं इसकी? इंडिकेशन में सबसे पहले आ जाता है ट्यूबरक्लोसिस।
It is often used combination with the other drugs for the treatment of severe forms of TB. सीवियर फॉर्म्स ऑफ टीबी में इसकी इंडिकेशन बेस्ड ड्रग चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस है ये। दूसरे ड्रग्स के साथ मिलके जो टीबी की ट्रीटमेंट होती है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो ट्यूबरकुलोसिस की होती है उसके साथ मिलके, उसके साथ कॉम्बिनेशन में ये यूज़ होता है सीवियर फॉर्म्स ऑफ टीबी में। सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस जो एक्यूट हो जाए उसमें भी ये यूज़ होती है। ब्रूसिलोसिस जो मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक एनिमल्स की वजह से होती है, उसमें भी ये ड्रग ऑफ चॉइस है। ट्यूलेरमिया जो वाइल्ड एनिमल की वजह से होती हैं उनमें भी ये ड्रग ऑफ चॉइस है। प्लेग जो है फीवर के एक किस्म का है जो कि सिम्टम्स देता है फ्लू के जैसे, कॉमन आम जो नज़ला ज़ुकाम है उसके जैसा फ्लू होता है, लेकिन ये बैक्टीरियल फीवर है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, उसमें भी इसकी इंडिकेशन आती हैं। तो होप आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो समझ आई हो तो काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।